उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ-एआरओ का फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है और इस बार की आरओ-एआरओ वैकेंसी जो आई है, वो एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। अपने आप में बहुत ही अच्छी वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है और वो क्यों आई है, पहले उसी को हम लोग देख लेते हैं। उसका कारण ये है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या है, खासकर आरओ की, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सिर्फ 322 पद आए हैं। पहली बार इतनी मात्रा में पद आए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको हाथ से जाने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 9 पद समीक्षा अधिकारी के हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 3 पद समीक्षा अधिकारी के हैं। यानी अभी लगभग 334 पद समीक्षा अधिकारी के आए हैं इन 411 पदों में से, और उसमें भी 322 पद सिर्फ उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं, जिसको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित पोस्ट मानी जाती है। ओके। वहीं हम सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 40 पद सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं, राजस्व परिषद में 23 पद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 13 पद सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। यानी लगभग 76-77 पद समीक्षा अधिकारी के अभी तक आए हैं। हालांकि इसमें आपके प्रीलिम्स परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आने तक रिक्तियों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अभी आप लोग देख रहे होंगे तो निर्वाचन आयोग के जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं वो इसमें अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, तो वो भी निश्चित तौर पर शामिल होंगे। लेकिन भविष्य में जो वैकेंसी इसमें अगर बढ़ेगी तो वो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद ही ज़्यादा बढ़ने के इसमें चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके पदों की संख्या। अब हम कुछ और ज़रूरी बात करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात आपको ये परीक्षा तिथि ये जो डेट है वो याद रखनी है। 9 तारीख से इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, 9 अक्टूबर से, और 9 नवंबर तक ये आवेदन चलेंगे। यानी 1 महीने तक आपको ये आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो एकदम लास्ट में, जब 1-2 दिन बचा रहता है तब जागते हैं, तो इस बार ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म इसको भर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, आप फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आपके पास OTR नंबर होगा। इसीलिए आयोग ने कुछ महीने पहले एक नोटिस भी जारी की थी, जिसमें साफ साफ उसने कह दिया था कि जिसके पास OTR है वही आरओ-एआरओ का फॉर्म भर पाएगा, और वही हो भी रहा है। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो सबसे पहला काम आपको OTR नंबर लेना है, और उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है क्योंकि उसकी साइट इस समय डाउन चल रही है। तो आपको जल्द से जल्द OTR नंबर लेना है। मैंने कई बार आपको सूचित भी किया था, अगर आप लोग सीरियसली होंगे तो आपके पास OTR नंबर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अभी भी मौका है, क्योंकि बिना OTR के आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये तय है। ठीक है, फॉर्म को भरिए। और यहाँ पर कुछ और ज़रूरी सूचनाएं हैं जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो इस बार कुछ नया आया है, खासकर शैक्षिक अर्हता। देखिए, मैं आप लोगों के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं उन सभी का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आरओ के लिए यानी समीक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कोई भी अर्हता नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता में सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए जो लोग आरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एआरओ के लिए जो लोग एआरओ करना चाहते हैं, उसमें आयोग ने देखिए इस बार लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, मतलब आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में DOEACC यानी डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अर्हता। देखिए, हर साल क्या होता था, हर साल आयोग सिर्फ और सिर्फ O लेवल मांगता था, लेकिन इस बार ये नया है, इसके समकक्ष अर्हता। अब इसके समकक्ष अर्हता क्या है, आयोग ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी, उसमें बताया था कि O लेवल के समकक्ष और कौन सी अर्हता है। ठीक है, तो उसका मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, वो नोटिस जो आई थी उसका मैं PDF आपको दे दूंगा। तो फ़िलहाल अगर आप उस योग्यता को धारित करते हैं और उसके साथ साथ इस बार हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट यानी हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तीनों योग्यता जिसके पास है वो एआरओ के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको
कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे आरओ का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एआरओ के लिए नो कर देना है, क्योंकि अगर आप एआरओ के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसके सामने नो कर दें, और आपको अगर आरओ एआरओ दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों पे आपको यस करना है। ओके, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, बाकी इसमें कुछ और नहीं है, सब वही पुराना है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस वही है। फर्स्ट पेपर जीएस का रहेगा, 140 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे, वही रहेंगे जिसको मैंने आपको बताया है। हिंदी सेकंड पेपर जो रहता है वही रहेगा, 10-10 प्रश्न 6 टॉपिक के, कुल मिला के 60 प्रश्न रहेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ये प्री परीक्षा हुई, और उसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वही पेपर रहेगा जैसे पुराना आता है। एक पेपर रहेगा जीएस का जो कि बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा, 120 प्रश्न रहेंगे 120 नंबर के। उसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें गद्यांश रहेगा, पत्र रहेगा, पर कुछ परिभाषिक शब्दावलियाँ रहेंगी, कंप्यूटर गान इत्यादि रहेंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह रहेंगी। इसके बाद एक पेपर और होगा, इसी में आधे घंटे का पेपर होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, जैसे आप प्री में देते हैं वैसे इसमें भी रहता है। बस इसमें और उसमें एक ही अंतर रहता है कि प्री में आपके पर्यायवाची से भी आते हैं, इसमें पर्यायवाची नहीं रहता है, शेष 5 इसमें रहते हैं। उसके बाद एक पेपर आपका हिंदी निबंध का होगा, 120 नंबरों का, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ये हुआ प्री और मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है, पुराना ही सिलेबस है, इसमें कुछ नया नहीं है। फ़िलहाल आप लोग फॉर्म भर दीजिए, और हमारे चैनल पर फ्री मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है। जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ बहुआयामी तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंदर करवाया जा रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं, या सीधा @अमन स्टडी पॉइंट @ के बाद हमारे चैनल का नाम, वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च बार में जाके यही सर्च कर लीजिए और उससे भी जुड़ सकते हैं। ओके, शेष जो अब आपको क्या करना है, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ें, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। नमस्कार।